नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे G7 में भारत की बढ़ती भागीदारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 और 27 जून को जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों और इसमें आमंत्रित किए गए देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। G7 शिखर बैठक में भारत की नियमित रूप से भागीदारी इस बात का संकेत है कि विश्व के सम्मुख मौजूदा चुनौतियों के समाधान ढूंढने के प्रत्येक प्रयास में भारत की भागीदारी स्वीकृति बढ़ रही है। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र पर 2 सत्रों को संबोधित किया। G7 समूह दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। भारत के लिए G7 शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है, क्यों है, कार्यक्रम में आज इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं MPIDSA से सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर राजीव नयन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी जी से। मंजीव जी, आपका भी स्वागत है सनसेट टीवी पर। और बात करेंगे सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी से। गुलशन जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मंजीव जी मैं आप ही से करूंगा। अगर G7 की हम बात करते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह है, शिखर सम्मेलन जर्मनी में हो रहा है। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए आप इस शिखर सम्मेलन को कैसे देखते हैं? क्या इसके मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो G7 के देश हैं, ये आपस में 50% से ज्यादा ग्लोबल GDP के भागीदार हैं। ये सम्मेलन तो जिसको कहते हैं वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का समय जबकि एक सुपर पावर रशिया एक यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में है, तो ये इसका जिसको कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती जी। और इस शिखर सम्मेलन में एक तो सही कोशिश है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस, अब जापान को अब छोड़िएगा, वो भी एक इन अ सेंस मेंबर ही है वेस्टर्न अलायंस का। ये G7 तो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें विदाउट एनी डाउट है ये यूक्रेन रशिया पे जिसको कहते हैं प्रेशर बढ़ाए रखे, सैंक्शंस आगे इंक्रीज करें। साथ साथ दूसरी चीज है कि बाकी देशों को भी अपनी तरफ जितना भी हो सके उनको थोड़ा बहुत मनवाइए। देखिएगा, ग्लोबल फूड स्टॉक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फर्टिलाइजर डिलीवरी में, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इसके लिए G7 के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि दुनिया उन पे ब्लेम दे, उनकी तरफ उंगली उठाए। इसलिए वो चाहेंगे कि जरा अपनी कोalition ब्रॉड बेस करे। उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन जो सेनेगाल के प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाया। भारत जिसकी भागीदारी G7 के साथ आउटरीच में पिछले 10-8 सालों से बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है और जिसका वहां होना बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि हम एक तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, दूसरा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बड़े हो रहे हैं, इसलिए हमारी वहां पर होना उनके लिए भी जिसको कहते हैं लेजिटिमेसी ज्यादा करता है और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इन देशों के साथ इंटरैक्ट करा जाए। जी बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को। अगर भारत के नजरिए से मैं बात करूं तो शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी आप इसे कैसे देखते हैं? खासतौर से अगर बात की जाए तो दुनिया के सामने जितनी चुनौतियां इस समय खड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जिस तरह से भागीदारी भारत की बढ़ रही है, दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का जो महत्व है अब कम से कम दुनिया महसूस कर रही है कि भारत जितनी भी चुनौतियां आपने अभी बताई थी उन सब में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इस चुनौती को भारत भी सीधे सीधे एक पॉजिटिवली, एक सकारात्मक रूप से उसने स्वीकार करने की तरफ अपना संदेश दे दिया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पर आगमन हुआ है और वो उन्होंने अभी जिसे आपने बताया कि उन्होंने 2 सत्रों को संबोधित भी किया, इन 2 सत्रों में वही सारी बातें और उन्होंने उसी तरफ अपना सहयोग की बात की जिसमें कि G7 कंट्री, जो कि अभी तुरंत बताया गया कि जिनका GDP करीब 45% माना जाता है कि है, 50% के आसपास, आधे दुनिया का आधा GDP उन्हीं के पास है,
वो जिन मुद्दों को लेकर एक सकारात्मक रूप अपना रहे हैं, भारत भी उनके साथ चलने को तैयार है। हो सकता है भारत में कहीं कहीं जो एक असमंजसता हो, जैसे यूक्रेन के में रूस की जो भूमिका है, रूस का जो मिलिट्री वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर हो सकता है। लेकिन जो उत्पन्न संकट है, और जहाँ तक बात जनतांत्रिक मूल्यों की है, जहाँ तक बात हिंसा से न कोई भी कार्य का जिसे संपादन करना है, उन सब पर भारत वहीं खड़ा है जो शांतिप्रद तरीके से किसी भी दुनिया के मुद्दों जो चुनौतियां हैं उसे सुलझाना। तो उन सब में हम G7 के साथ हैं। अब बात आई जैसे कि अभी आपने बताया जेंडर इक्वलिटी की, लैंगिक समानता की, उस सब में भारत काफ़ी आगे से बढ़ चढ़कर बता रहा है। साथ ही जनतांत्रिक मूल्य हमारे सबसे बड़ी जनतंत्र है, और हम कितनी जटिलता, कितने परेशानियों के साथ हम अपने जनतांत्रिक संस्थाओं को, जनतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह विश्व के लिए, विशेष करके जो विकासशील देशों से आए लोग हैं और वहाँ के राष्ट्र, उनके लिए एक मॉडल, एक आदर्श के रूप में हम अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। और हमने जैसे फूड सिक्योरिटी की बात है, हमने भाई अपना उसमें जो खाद्यान्न संकट से विश्व जूझने जा रहा है, उसमें हमने एक अलग नजरिया प्रस्तुत किया है, और उस नजरिया से G7 देशों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन की जो अभी जो डर है वहां पर, और जो 3 मुद्दे यहाँ G7 शुरुआत होने के पहले बात किए जा रहे थे, उसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, दूसरी बात हो रही थी कोरोना से उत्पन्न संकट, और तीसरा था चीन का जो एक वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, जिससे कि वह श्रीलंका जैसे देशों को परेशानी में डालता है। चीन का पहलू मैं समझूंगा, लेकिन चीन से ज्यादा जरूरी दुनिया के सामने इस समय जो संकट है गुलशन जी, और ऐसे मुद्दे जिनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा होती रही है। बात मैं पर्यावरण की करूं या ऊर्जा की, जलवायु, खाद्य सुरक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, आतंकवाद का मुकाबला करने की बात की जाए, महिला पुरुष समानता की बात की जाए, या वैश्विक लोकतंत्र की बात की जाए, ये वो मुद्दे हैं दुनिया के हर देश के सामने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये खड़े हैं, चुनौती बने हैं। आप गुलशन जी कैसे देखते हैं इन मुद्दों को, जब G7 के देश इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि अभी जब ये सम्मेलन हो रहा है, उस समय जो माहौल है दुनिया का, यूक्रेन का युद्ध जारी है, महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है जी। उसके बाद इंडो पैसिफिक में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे टेंशन बनी हुई है, और ये G7 के जो कंट्रीज हैं, एक जमाना था काफी संपन्न और विकसित देश है जब पूरी दुनिया में इनका बहुत बोलबाला था, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इनको सिर्फ 7 देश नहीं मानता हूं, ये बल्कि 30 देशों का मुझे लगता है एक समूह है, जिसमें आप देखिए सिर्फ यूरोप के 4 देश G7 के जो मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी जो इसके अंदर पूरा उसमें उसकी पूरी शिरकत है। तो इस तरीके से 30 देश जो हैं, संपन्न देश हैं वो, और जो भी वहां पे जो एजेंडा होगा, जो भी वहां पे जो नीतियां बनेंगी या जिसके बारे में कोई सहमति बनेगी, वो पूरे के पूरे ये 30 देश उसको पूरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात ये है, क्योंकि 70 के दशक में जब ये बना था ग्रुप, तब तो बहुत महत्वपूर्ण था, अब भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से और ऐसे देश हैं, जैसे भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, और बहुत से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देश हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। तो एक हमारा एक दूसरा जो समूह है G20 है, जिसकी अध्यक्षता अभी भारत अभी करने वाला है। और भारत जैसा देश, क्योंकि वो सिर्फ G7 में अभी शिरकत कर रहा है, जैसे बताया गया 2000 से लेके मुझे लगता है नियमित तौर से भारत को वहां पे बुलाया जाता रहा है। अब ये क्योंकि G20 और G7 के बीच में भी भारत एक बहुत अच्छी कड़ी बन सकता है, और भारत क्योंकि ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो जिस तरह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे दुनिया में है, क्योंकि भारत इन तीनों ग्रुप्स के अंदर है, तो एक बहुत अच्छी कड़ी के रूप में जितने भी सारे मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, उसको भारत अच्छी तरीके से एक पूरी लेजिटिमेसी के साथ, और ये पश्चिम के देशों को भी पता है कि जब तक ये सब देश, बड़े देश इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मामला हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मामला हो, उसके बिना वो टारगेट्स कभी पूरे हो नहीं सकते हैं। तो भारत की इसके अंदर शिरकत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत को नियमित तौर से अभी तक बुलाया जाता रहा है।
और भारत ने भी बहुत एक सकारात्मक उसका मुझे लगता है कि उसको अपना एक इसके अंदर पहलू लिया है। वो एक जमाना था जब जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो ग्रुप ऑफ 7 को एक पूरा एक अमीर देशों का ग्रुप मानते थे, एक अपने आप का प्रतिद्वंदी मानते थे एक तरीके से दुनिया के मुद्दों के मामले में। लेकिन अब वो माहौल बदल गया है। हमारे भी जो सारे जो बड़े मुद्दे आपने गिनाए वो प्रॉब्लम्स हमारी भी हैं और उन देशों की भी है, और उन सबको मिलके अगर हम उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं तभी वो जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत एक बहुत सकारात्मक रूप, और हमारी जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिक्स है, और ये पूरे 7 देश हैं जो पूरे के पूरे, इवन जो पूरे 30 देश जो मैंने कहा, उनके साथ भी हमारी एक बहुत गहरी साझेदारी बनी है। और हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो G20 में है और ब्रिक्स के अंदर भी है। तो भारत जैसे देश बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस पूरे के पूरे जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, और जब तक भारत तेजी से आगे बढ़ेगा नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के मामले हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स हो बाय 2030, और क्योंकि एक यूक्रेन का युद्ध है, उससे पहले पूरा जो महामारी थी उसके कारण बहुत से टारगेट अब पूरे नहीं हो पाएंगे जी। और उसके लिए एक बहुत नई किस्म की, और पूरी जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में अब सब कंट्रीज मान रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन सबको करना है। लेकिन अब यहां से जो नई बात उभर के आ रही है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांजिशन होने वाली है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत से इंडस्ट्रीज को, बहुत से वर्कर्स के ऊपर पड़ने वाला है और बहुत से देशों के ऊपर पड़ने वाला है। कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसके लिए फाइनेंस तैयार किया जाए, और भारत के लिए जो सारे बड़े मुद्दे हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए अभी जैसे ग्रीन फाइनेंस चाहिए, वो सारे मुद्दे दोनों G20 और G7 मिलकर सुलझा सकते हैं और भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी उसके अंदर बन सकता है। जी मंजीव जी, अगर भारत की कूटनीति के लिहाज से बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय भारत का जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से बात की जाए, बात चाहे पर्यावरण की हो, ऊर्जा की हो, स्वास्थ्य की हो, खाद्य सुरक्षा की हो, आतंकवाद की हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत अलग अलग मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखता रहा है और दुनिया को इन मुद्दों पर एक साथ आकर आगे बढ़ने का आह्वान करता रहा है। आप कैसे देखते हैं सारे इशू को कि दुनिया के सामने जब दुनिया के ताकतवर देश मिलकर चर्चा कर रहे हैं, बात करते हैं, तब ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं दुनिया के लिए? मनोज जी देखिए, भारत आगमन तो बहुत सालों से कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा रिसेंट उदाहरण देता हूं। ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे आगे बढ़कर क्लाइमेट चेंज में, डिस्पाइट इंडिया के जो डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स हैं, आगे बढ़ के इंडिया के इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखे। हुआ क्या, वो जो कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ी सी एनर्जाइज हो जाती है, और एनर्जाइज होने से क्या होता है, जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, ग्लोबल इश्यूज जो है उनके ऊपर मूवमेंट होती है। अब आपने शुरू में ये सवाल किया और प्रोफेसर सचदेवा साहब ने इसका बहुत एक संक्षिप्त में आंसर दिया, मैं उसको दोहराता हूँ जी। देखिए, आज अगर आपने ग्लोबल मुद्दों पे सोल्यूशन निकालना है तो भारत जो बिल्कुल कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्या भारत के बिना आप इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो वो लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें करने की क्या जरूरत है इन सारी चीजों में कि सिर्फ ये पहलू रखना ही नहीं, बट अपना पर्सपेक्टिव उसमें रखना है और ये देखना है कि जो रूल्स बने इसमें वो रूल्स ऐसे हो कि हमारे हित में भी हो और हम सिर्फ रूल टेकर ना हो, रूल मेकर भी हो इन सम सेंसेस ऑफ द टर्म। सिर्फ G7 ही सिर्फ आगे गाड़ी ना बढ़ाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें भारत है वो भी महत्व, इसलिए हमारा जाना इन सारे समिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये भूमिका बहुत अच्छी तरीके से बहुत सालों से निभा रहे हैं। इसको हमें जरूर आगे भी रखना चाहिए। मैं अभी बायलैटरल पहलू पे नहीं आता, उसके बारे में आई एम श्योर आप दोबारा बाद में सवाल करें। जी राजीव जी, अगर बात आतंकवाद के मुद्दे की जाए, क्योंकि इसके जो एजेंडा है G7 देशों का, उसमें आतंकवाद का भी इशू शामिल है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार वैश्विक स्तर पर इस बात को उठाते रहे हैं कि आतंकवाद को अलग अलग रूप में ना देखकर एक सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोलना चाहिए, एक स्वर में कार्रवाई करनी चाहिए। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं G7 की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाल अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले दिनों वो भी महत्वपूर्ण है, दुनिया के अलग अलग देशों में जो कुछ हो रहा है वो भी आप जानते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, जो हमारा दृष्टिकोण और पाश्चात्य जगत का, देखिए G7
मोटे मोटे तौर पर पाश्चात्य जगत का है। जो जापान की बात कही जाती है उसे भी एक इमेजिन्ड वेस्ट के रूप में लोग बोलते हैं। तो निश्चित ही एक महत्वपूर्ण एक दोनों उसमें हमारे एक गैप्स रहे लेकिन पिछले समझिए कि 20 वर्षों में कहीं ना कहीं हम लोगों ने साथ काम करने के बारे में सोचा और काम करना भी शुरुआत किया। तो वो जो गैप था एक, उसको हमने बहुत हद तक भरपाई कर दी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे अमेरिका का जो अपनी समझ है वो थोड़ा सा यूरोप से भी अलग हो गई है। इसमें कई यूरोपियन कंट्रीज उसमें शामिल है और वो अब आतंकवाद को तो मानता है, सिद्धांततः मानता है, लेकिन जब वो क्रियान्वयन की बात आती है तो वहाँ पर लगता है कि कहीं चूक गया। जो खास करके अपने अफगानिस्तान की बात कही, वहाँ पर उनके जो यूरोप के भी मित्र थे वह भी अमेरिकी नीति से सहमत नहीं होते हुए प्रतीत हुए। वो जान रहे कि आतंकवाद एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एक बड़ा ही मित्रवत संबंध है, खास करके तालिबान और पाकिस्तान के सरकारों के बीच में, उसे आप इस तरह से छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। और देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान में इतनी बुरी स्थिति में अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए। क्या होगा नहीं होगा निश्चितता है, हम भी जूझ रहे हैं कहीं किसी तरह उसको कंटेन करें, इनोवेटिव मेथड से जिस तरह से किया जा सकता है वैसे करें। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो पहले समझिए कि 2000 के पूर्व उनका एक अपना दृष्टिकोण रहता था, वो भी धीरे धीरे हमारे बातों से, हमारे जो समझ से अपनी समझ बनाना शुरू किए और साथ कार्य करना शुरू किए। अब देखिए अभी के समय जो अभी G7 का जो समिट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। अभी विकास का मुद्दा ज़्यादा उभर कर आया हुआ है और उसी पर ध्यान दे रहे हैं। जो अभी तुरंत बात उन्होंने गुलशन सचदेव ने कही यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की, और भारत का वहाँ पर क्या महत्व है। भारत को उन्होंने सेंटर बनाया है, जो उनका अपना कनेक्टिविटी का मसला है उसको, और पूरे इंडो पैसिफिक से लेकर पूरी दुनिया को उन्होंने जोड़ने की बात सोची है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भारत की भूमिका उभर कर आते जा रही है। खास करके डिजिटाइजेशन में भी भारत की बड़ी भूमिका हो रही है। तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, महत्व भारत का जो हमने अभी बातचीत कर रहे हैं, देखिए भारत अभी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बार बार बात कर रहे हैं और ख़ास करके जर्मनी इस चीज़ को प्रोग्रेस टुवर्ड्स इक्विटेबल वर्ल्ड की जो बात कर रहा है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत का जो एक अपनी सोच है उसको प्रधानमंत्री निश्चित ही वहाँ पर रखे हैं। और आगे के समय में देखिए इनफॉर्मल ग्रुप है, इनके पास बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, डिफरेंट जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से कार्य करना होगा। इनके पास संपन्नता है, तो उस संपन्नता को किस तरह से हम क्रियान्वित कर सकते हैं उसमें हम बड़ी भूमिका अपना सकते हैं। गुलशन जी, अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो जिस तरह से उन्होंने भारतवंशी जो हैं जर्मनी में उनको संबोधित किया, खास तौर से भारत के विकास की बात की, भारत के लोकतंत्र की बात उन्होंने की, दुनिया को एक तरह से संदेश दिया कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, कितना जीवंत है और साथ ही विकास की दृष्टि से भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। इस नीति को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जर्मनी में G7 के देशों के बीच इस तरह का संदेश क्या मायने रखता है कूटनीतिक दृष्टि से? नहीं, जिस तरह से जो अप्रोच मुझे लगता है भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वहां पे रखी है वो बिल्कुल सही है। उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी पश्चिम के देशों की चीन और रूस के साथ बनी हुई है, खासतौर से जो रूस के साथ बनी हुई है, यूरोप का मेन प्रॉब्लम उनकी वहां पे है जी। उसमें भारत हमको पता है कि हमारा नजरिया उसके बारे में अलग है पश्चिम के देशों से। क्योंकि हमारा नजरिया अलग है तो उसके बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा G7 का अभी रूस बना हुआ है और उसके अंदर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वहां पे उनको संबोधित भी किया है और काफी बात वो हर बात को लेके बार बार यूक्रेन की बात करते हैं और किस तरीके से रूस के ऊपर और बड़ा दबाव बनाए, वो पूरी अपनी नीति उसके बारे में, तो हम उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो भारत, क्योंकि जैसे आपने कहा कि और बाकी वक्ताओं ने भी यही बोला है कि हमारे जो मुख्य अभी स्ट्रेंथ है जी, वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी उभरती हुई शक्ति के रूप में दुनिया में आने वाली है। और उन कूटनीतिक मुद्दों के बीच में नहीं पड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही ढंग से, जो जब वो भारतीयों को भी संबोधित कर रहे थे और जो बाकी भी जहां पे उन्होंने जिन बातों में शिरकत की है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं
वो उन्होंने सारे कहाँ कहाँ पे हम मजबूत हुए हैं, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो, उनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि भारत जैसे देखिए, भारत की बहुत बड़ा देश तो बहुत पहले हमेशा से रहा है। भारत डेमोक्रेसी भी बहुत पहले से रहा है, कोई नई बात उसके अंदर नहीं है। पिछले स्वतंत्रता के बाद से ही हम डेमोक्रेट रहे हैं। लेकिन भारत के ऊपर पश्चिम के देशों का और G7 के जो देश हैं उनका जो महत्व भारत की तरफ बढ़ा है, उसका मेन कारण ये है कि वो भारत की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है पिछले 20-25 साल में, अगर हम एवरेज भारत की देखें पिछले 25 साल में, वो जो 7-8% का हमारा जो एवरेज ग्रोथ है, उसके कारण जो भारत की एक महत्व बना है पूरी दुनिया के अंदर। और आने वाले सालों में भारत इंपॉर्टेंट रोल किस तरह से इंजन ऑफ ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी का बन सकता है, क्योंकि ये बात अर्थव्यवस्था की हो रही है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस तरह से आर्थिक साझेदारी बने, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की साझेदारी बने, तकनीक की साझेदारी बने। और क्योंकि हम राजनीतिक तौर से अभी हम कोई अलग G7 को अपने आप से नहीं देखते हैं दुनिया के मुद्दों में, तो वो ही एक हमारी जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं उसके अंदर अपनी जो मजबूत पॉइंट्स है भारत के, उसी को आगे प्रधानमंत्री ने रखा है। और वो मुझे लगता है बिल्कुल सही नीति भारत की अभी रही। जी मंजीव जी, बात मैं चीन की करूंगा, क्योंकि चीन के चलते अगर हम बात करें तो तमाम तरह की चुनौतियां आज पश्चिम के सामने भी हैं, और अगर एशिया की बात मैं करूं तो वहां भी उभरती हैं चीन के कारण। इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम भारत की बात कर रहे हैं और G7 के जो देश हैं उनकी भी जरूरत आज भारत है, और भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूती मिल रही है उसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से चीन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं? मनोज जी, ये आपका बहुत अहम सवाल है। पहली बात नोट करिएगा कि ये शायद पहली बार हुआ कि G7 के आउटरीच में चीन नहीं आया जी, और उसको बुलाया नहीं गया। तो इससे तो अपने आप ही क्लियर मानना पड़ जाता है। रूस को तो 2014 क्राइमिया के बाहर उन्होंने बाहर कर दिया था जी। लेकिन इस बार उन्होंने चीन को नहीं बुलाया, जो कि इकोनॉमिकली अगर आपको कुछ भी ग्लोबली करना है तो चीन के साथ आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नोट करिएगा, साथ साथ अभी हाल ही में क्वाड समिट हुआ, अभी अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वो भी अनाउंस हुआ। तो जो वेस्ट है, चाहे हम मानते हैं कि वो अभी बहुत जूझा हुआ है ये रशिया यूक्रेन मामले में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके जो है वो इंडो पैसिफिक से वर्जित है। वो उससे भी बिल्कुल वाकिफ है और जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। फिर भी ये भी नोट करिएगा कि साथ में ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर उनका एक किस्म का गुट बहुत इंपॉर्टेंट है, आउकोस है। इसलिए चीन जो है, चाहे वो ना हो, लेकिन चीन इन अ सेंस मुद्दा है टेबल के ऊपर। जिस तरह रशिया एक मुद्दा है बहुत बड़ा टेबल के ऊपर, वो तो ओपनली डिक्लेयर्ड मुद्दा है, लेकिन चीन भी एक मुद्दा है जो टेबल में है वहां पर। और ये जितनी भी और चीजें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, रेजिलियंस, ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ वगैरह, इस सब में इन अ सेंस ऑब्जेक्टिव क्या है कि चीन या तो इस किस्म का रवैया करे कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ चले, या उसको हेम इन किया जाए। सिर्फ हेजेमोनिस्टिक अप्रोच उसकी जो है वो नहीं चलने देंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश जो है दुनिया के वो भी इकट्ठे हैं और वो इस किस्म के अथॉरिटेरियन और हेजेमोनिस्टिक अप्रोच को चलने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। राजीव जी, चीन का जो मसला है, इसमें बात चाहे अमेरिका की जाए, जापान की जाए, जिस तरह चीन के साथ तनातनी अमेरिका की, जापान की उभर के सामने आती रहती है, हमारे बॉर्डर पे भी जिस तरह से समय समय पर चीन अपनी एक खींच दिखाता रहता है, आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर से भारत की उपस्थिति और चीन का एक तरह से किनारे लगना, इसको अगर मैं कहूं कूटनीतिक लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब जो G7 की बैठक होने वाली थी और भारत आने वाला था, उसके पहले जो रनअप में जो कंसल्टेशंस प्रोसेस था उनका, या बातचीत वो कर रहे थे, विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों से, थिंक टैंक से कर रहे थे, बाकियों से कर रहे थे, तो चीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। और पिछले साल जब लंदन के पास, यूके के पास जब प्रेसिडेंसी थी, तो उन्होंने एक शुरुआत की थी यही जून के महीने में, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड। वो बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड बेसिकली मूलतः चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने में था। तो एक साल से बहुत ही सक्रिय, जो इसे कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में चीन के उत्पन्न जिस प्रभाव को कम करने के लिए हुआ था,
और इसमें देखिए उसमें 3 कंपोनेंट्स थे। एक तो अमेरिका का खुद का जो इसकी इनिशिएटिव थी, दूसरा जो था सो यूरोप भी ग्लोबल गेटवे के नाम से उसने एक इनिशिएटिव किया था। यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा इसमें सहयोग दे रहा था। और तीसरा रीस्ट्रक्चर प्लान करके अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ यूके भी आया, उसने अपना इंस्टीट्यूशनल भी चेंजेस किया। तो वो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी, पूरी जो अभ्यास था, वह चीन के प्रभाव को कम करने के लिए था। और भारत निश्चित ही, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने कनेक्टिविटी की बात की, और अब देखेंगे 2-3 वर्षों में एक बहुत ही एक तरह से खामोश लेकिन एक गंभीर एक प्रयास चल रहा था कि जो पाश्चात्य जगत की कंपनियां हैं, विशेष कर अमेरिका की, वो अपने कुछ कारणों से चीन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कई इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भारत जैसे देशों में है। यहाँ तक कि वियतनाम ने ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाया। तो इस गैप को कम करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक बड़ा ही एक्सरसाइज, इसलिए भारत की भूमिका जो अभी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जाहिर सी बात है राजीव जी कि G7 के शिखर सम्मेलन में जर्मनी में जो इश्यूज हैं, चाहे बात पर्यावरण की हो, ऊर्जा की हो, जलवायु की हो, खाद्य सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, आतंकवाद की हो, या महिला पुरुष समानता की हो, लोकतंत्र की हो, जाहिर तौर पे भारत का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं जितने देश हैं उनमें भारत का भी एक अपना रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, बहुत साफ है। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर आतंकवाद की बात की जाए तो चीन का रवैया जिस तरह का रहा है वो भी दुनिया जानती है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर चीन का जैसा रवैया रहा वो भी दुनिया जानती है। और भारत ने कैसे स्वास्थ्य और आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक एकजुटता का परिचय दिया है, उसको भी दुनिया ने देखा है। इसलिए भारत का महत्व जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी भागीदारी बढ़ रही है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।